नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं खगोल की यानी एस्ट्रोनॉमी पर आधारित PYQ भाग 5। यानी यह हमारा PYQ का 5वां भाग है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं, तो चलिए हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हीरक वलय यानी क्राउन एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्यग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्यग्रहण के अंत में, केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर, केवल पूर्णता पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा सही उत्तर होगा। और इसमें हमने 14 क्वेश्चन लिए हैं, तो इसमें आप कोशिश करिए आपका जो स्कोर हो ये कम से कम 10 आए। तो देखना है कि आपका स्कोर कितना आता है, आप इसको चेक करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, पूर्णता पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्र पे। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसकी थोड़ा सा हम व्याख्या भी देख लेते हैं कि हीरक वलय एक ऐसा दृश्य है जिसे पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। यह दृश्य पूर्ण सूर्यग्रहण के ठीक पहले और ठीक बाद कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, उस कंडीशन में हीरक वलय बनता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य ग्रहण होता है, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रत्येक पूर्णिमा को, अमावस्या को, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के एक परिक्रमण काल तल पर आने पर, प्रत्येक अष्टमी को। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा, यानी जो सूर्य ग्रहण होता है यह हमेशा अमावस्या को होता है, जबकि जो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण ये हमारा पूर्णिमा को होता है। तो आप यहाँ पर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है, यानी हमको सूर्यग्रहण को सीधे आँखों से नहीं देखना चाहिए। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किसी एक के कारण होता है। तो हमें यह बताना है कि जो रेटिना में जलन होती है, आँखों को क्षति पहुँचती है, वह किसके कारण होता है। पहला है ताप, दूसरा इंद्रधनुषी प्रकाश, सी है अल्ट्रावायलेट प्रकाश और चौथा है इंफ्रारेड। तो यहाँ पे आप बताइए क्या हो जाएगा। इसमें हमारा विकल्प सी हो जाएगा, यानी यूवी अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज है, तो थोड़ा सा हम लोग अल्ट्रावायलेट किरणों के बारे में जान लेते हैं। यह किरणें सूर्य से निकलने वाली एक प्रकार की ऊर्जा हैं जिन्हें देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। ये किरणें त्वचा के लिए हानिकारक हो सकती हैं, लेकिन शरीर में विटामिन डी बनाने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं के कारण जो हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ही बनता है। जो यूवी किरणें होती हैं, किरणें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC। जो UVC होती है सबसे हानिकारक होती है और पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगभग पूरी तरह से अवशोषित हो जाती है। और जो UVB होती है यह DNA को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन 95% वायुमंडल में ओजोन द्वारा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, और जो UVA है यह त्वचा में घर आए तक प्रवेश कर सकती है और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। अल्ट्रावायलेट रे की खोज 1801 में जोहाम विल्हेम रिटर ने किया था। तो किसने किया था? ऑपरेटर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून की परिघटना कब होती है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में
3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों, उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, नहीं, जब एक ही कैलेंडर वर्ष के एक माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तब ब्लू मून की परिघटना होती है। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो देखिए ब्लू मून के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ब्लू मून की घटना तब होती है जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, इसको मासिक ब्लू मून कहते हैं। या जब एक मौसम में 4 पूर्णिमा होती हैं तो उसको मौसम ब्लू मून कहते हैं। मासिक ब्लू मून हर 2-3 साल में एक बार होता है, जबकि मौसमी ब्लू मून भी दुर्लभ है जो हर 2-3 साल में एक बार होता है। लेकिन हमेशा एक ही वर्ष में 2 ब्लू मून होना 19 साल में एक बार होता है, यह आप याद रखिए। और जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो महीने की दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी मौसम में 4 पूर्णिमाएं होती हैं तो तीसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून का रंग वास्तव में नीला नहीं होता है, यह किसी भी रंग का हो सकता है, जैसे लाल, नारंगी या सफ़ेद। ठीक है, तो ब्लू मून के बारे में समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणामस्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है। इसका मतलब जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही दिशा में आकर्षित होते हैं तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, उस स्थिति में उच्च ज्वार आता है। अतः विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या भी आप देख लीजिए कि उच्च ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में आते हैं, क्योंकि दोनों स्थितियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होते हैं, इन दिनों में सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिससे पानी का स्तर सामान्य से अधिक ऊंचा हो जाता है। इस बृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, यानी पृथ्वी का जो घनत्व है, घनत्व सबसे अधिक है, मैक्सिमम है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, ये गलत है। पृथ्वी में सौर परिवार में द्रव्यमान का 75% अंतर्निहित है, यह भी गलत है। सूर्य का विकास पृथ्वी के विकास का 190 गुना है, यह भी गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका विकल्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पृथ्वी निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। सबसे पहले किसने बताया था कि जो पृथ्वी है उसका आकार गोलाकार है। अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलेमी और स्ट्रेबो। तो इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा ए, अरस्तु। सबसे पहले अरस्तु ने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। यह विचार सबसे पहले अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया को, यानी चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया गोल थी, तो इसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि जो पृथ्वी है वह गोल है देखकर, और जहाज़ के गायब होने के क्रम को देखकर इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ छत्रकों, हिम शीतल और जल की उपस्थिति, ओजोन की उपस्थिति। तो देखिए जीवन के लिए, मंगल पर जीवन के लिए जो सबसे अच्छी अवस्था है वहाँ पर जल की उपस्थिति, जल पाया गया है। इससे यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि मंगल पर जीवन संभव है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है मंगल पर जीवन के लिए व्याख्या देख लेते हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए आवश्यक कुछ कारक तरल पानी, कार्बनिक, यौगिक और ऊर्जा के स्रोत प्रेजेंट हैं, जिससे यह
अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जीवन संभव है। अगला है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन क्या सिद्ध करता है? यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में और मंगल के विषय में। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव, यानी जो दिन का मान है और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी जैसा है, तो वह कौन सा ग्रह है? ये मंगल है, क्योंकि मंगल में ही पृथ्वी जैसी अवस्थाएं विद्यमान हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि सामान्यतया प्लूटो सबसे दूरस्थ था, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रहों के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं रहा। तो इस समय सबसे दूरस्थ कौन है बताइए? तो इस समय नेपच्यून, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्षयान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो बताइए, अंतरिक्षयान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? यह शुक्र पर भेजा गया था, शुक्र। ठीक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, यानी पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट और हर्मीज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पृथ्वी का नाम है ग्रीन प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं, ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? वह हमारे कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है? तो यहाँ पर देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो यहाँ पर देखिए, मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी पड़ रही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मंगल और शुक्र, यानी शुक्र और मंगल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न। यह आपको सीरीज कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए, और प्रतिदिन इसी तरह से अभ्यास करते रहिए, क्योंकि कहा गया है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन संभव करने के लिए हमें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा। तो आप लोग हमारे साथ प्रतिदिन अभ्यास करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।